जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर का हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर रहे थे। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने एक एग्ज़ाम का देखा। आज यह उसी रीजनिंग सीरीज़ का पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में हम लोग आगे देखेंगे कि क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं और आज के पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे जो 2025 में हाल फिलहाल में ASI रूल 72 का एग्ज़ाम हुआ था। ASI रूल 72 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके एग्ज़ाम में रीजनिंग के कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। इसको पढ़ने से मकसद क्या है, मैंने पहले भी बताया था। रीजनिंग के सिलेबस को आप जाके देखिए, मैथ के सिलेबस को देखिए, सारा डिस्कशन हम करते जा रहे हैं और ये इसलिए डिस्कशन हो रहा है ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम में आप पूरे रूप से तैयार हो जाएं। इस चैनल पर अभी हम लोग सिर्फ लॉ और अदर माइनर एक्ट्स को लेकर के चर्चा करते थे, लेकिन आप लोगों का डिमांड हुआ कि सर रीजनिंग को भी पढ़ लिया जाए और मुझे भी ऐसा लगा कि रीजनिंग को जब तक आप नहीं पढ़ रहे हैं तब तक बहुत सारे लोग जो है एग्ज़ाम में रह जा रहे हैं। जिनको आसानी से इंग्लिश और रीजनिंग आती थी वो रीजनिंग वाले पार्ट को आसानी से हल करके सेलेक्ट हो जा रहे थे। रीजनिंग एक स्कोरिंग पार्ट होता है, प्रैक्टिस का विषय है। हम भी प्रैक्टिस करते हैं तभी इसको कर पा रहे हैं और हम भी इस चीज़ को सीख करके आपको बहुत अच्छे से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना कम में क्या कुछ पढ़ करके आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में कि रीजनिंग के कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि रूल 72 में सवालों का जो है स्टैंडर्ड बहुत ही हाई रहेगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। रूल 70 वाले एग्जाम में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रीजनिंग का क्वेश्चन देखा जो काफ़ी ईजी टू एक्सेस था, आराम से ईजी टू सॉल्विंग था। लेकिन रूल 72 में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रश्नों की प्रकृति बदल जाती है, नेचर ऑफ स्टाइल बदल जाता है, टॉपिक्स बदल जाते हैं और क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा बदल जाता है। मतलब टॉपिक वही होता है, उसके पैटर्न को थोड़ा सा और अपग्रेड किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें सीटें कम होती हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो आपको तैयार होकर के जाना है, हर तरीके से जाना है। तो इस बार हम लोग हर पहलू को करके जाएंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके हो, चाहे हमारा प्रोफेशनल नॉलेज हो, चाहे हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्ट हो। इस लेकर के सारी चीज़ों को हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं और अपने बार में इस बार मैं अपने आप को भी कुछ एक बेस्ट वर्जन के तौर पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस चैनल पर जो भी आए, जिस तरीके से आए, जिसको जो भी एक्सेस लेना चाहे वो एक्सेस करके आसानी से जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ले। क्योंकि मुझे हमेशा खुशी मिलती है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। मुझे हमेशा ऐसा लगता है, जो भी मुझे व्यक्तिगत जानते हैं उनको ये पता है कि मैं जब भी, जहाँ भी, जैसे भी, जिस जगह उपस्थित होता हूँ, यह कोशिश करता हूँ कि कुछ न कुछ दे करके जाऊँ। देने से क्या है, मुझे भी लगता है कि मेरी मौजूदगी ने लोगों के इन्वायरमेंट को बदला, लोगों की सोच को बदला और जब मैं दे करके जाता हूँ तो मुझे भी अपना एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट 2 के वीडियो को और देखते हैं क्या कुछ 10 सवाल पूछे गए हैं। तो आज हम लोग हल करने वाले हैं अंडर रूल 72 का जो एग्ज़ाम हुआ 21 जुलाई 2025 को, उसका, क्योंकि अल्टीमेट हमारा पहला जो टारगेट है वो ASI रूल 72 का ही एग्ज़ाम है और अभी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो वो लोग भी अगर इसको देख करके आते हैं तो मे भी कहीं रिपीटेड सवाल पूछ ले तो बिना बनाए ही आप आंसर टिक कर लेंगे। तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे कथन दिए जाएंगे। मतलब ये जो हमारा आता है रीजनिंग, उसको कथन और निष्कर्ष पर बोलते हैं। मतलब आपको कुछ कथन दे दिए जाएंगे, उस कथन को आपको पढ़ना है और उस कथन के हिसाब से निष्कर्ष देखना है। ये कुछ भी नहीं है, ये लॉजिकल चीज़ है। क्या है? ये लॉजिकल सवाल आपसे पूछे जाते हैं और सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये टाइम टेकन होता है। ये टाइम टेकन होता है। आपको इतना बड़ा सवाल दिखेगा, इतना बड़ा सवाल आपको बनाने का आदत नहीं है, आप देखते ही सरेंडर कर देंगे और जब सरेंडर कर देंगे तो फिर ये सवाल आप हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इसके कथन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, लॉजिकली उसको इंटरप्रेट करेंगे तो बहुत आसान होता है। तो इसमें क्या कुछ बोला गया इस कथन में, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बहुत सारी चीज़ों को समझाने के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बोलूँगा, तो आप इसमें बोर मत होइएगा, क्योंकि मुझे भी इतना बोलना और इतना समय लेना काफ़ी जो है अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि टाइम टेकन सारी चीज़ें हो, लेकिन थोड़ा बहुत लीक से हट करके बातें होती है तो इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। और कुछ ऐसी बातें भी मैं बताऊंगा जो सवाल में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको उस पर ध्यान देना है। तो सवाल पर आते हैं। कहता है बड़ी सिल्वर घड़ी का समय दिया है 15:50,
छोटी सिल्वर घड़ी वही समय दिखाती है जो गोल्ड घड़ी दिखाती है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा है ब्रॉन्ज घड़ी का आकार छोटी है, ठीक है, वहीं गोल्ड घड़ी बड़ी सिल्वर घड़ी से 10 मिनट पीछे है। और लास्ट स्टेटमेंट है ब्रॉन्ज घड़ी छोटी सिल्वर घड़ी से 5 मिनट आगे है। इसके बेस पर आपको कुछ निष्कर्ष दिए गए और ये 4 निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष पूछता है छोटी सिल्वर घड़ी का समय 16 बजे है, क्या ये सही है? या फिर गोल्ड घड़ी और ब्रॉन्ज घड़ी का समय समान है, क्या ये सही है? या फिर तीसरा है ब्रॉन्ज घड़ी और गोल्ड घड़ी का आकार समान है, ये सही है? या चौथा ब्रॉन्ज घड़ी का समय 15:45 है। तो ये तभी आप समझ पाएंगे जब आप इस पूरे स्टेटमेंट को रिलेट कर पाएंगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से, और जो आपको लगेगा इसमें मैच होता है वही सही होगा। अगर मैं इसके आंसर को देखूं तो आप सिंपली इसका आंसर देख सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, जैसा कि इसमें दिया गया है। लेकिन हम उत्तर जान के नहीं छोड़ेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसके लिए एक छोटा सा पेन और पेपर चाहिए आपको, और बस स्टेटमेंट को लिखते जाना है, आपका काम होता जाएगा। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये 5 स्टेटमेंट जो दिया है उसको लिख लेना है। बता रहा है कि बड़ी सिल्वर घड़ी का समय 15:50, छोटी सिल्वर घड़ी और गोल्ड घड़ी एक ही समय बताती है, ये एक सेम बात। ब्रॉन्ज घड़ी का आकार छोटा है, इसमें समय से कोई रिलेशन नहीं दिया, लेकिन इसका साइज से सिर्फ जानकारी दी। गोल्ड वॉच इज 10 मिनट्स बिहाइंड बिग सिल्वर वॉच, बिग सिल्वर गोल्ड घड़ी जो है बड़ी सिल्वर घड़ी से 10 मिनट पीछे है। और ब्रॉन्ज वॉच इज 5 मिनट्स अहेड ऑफ स्मॉल सिल्वर वॉच, इसके बारे में है कि 5 मिनट आगे है। एक एक करके अगर डिकोड करेंगे इसको तो आप देखिए, सबसे पहले स्टेप में हमको ये पूरा पता चल गया कि बिग सिल्वर वॉच का टाइम 15:50 है और गोल्ड वॉच का टाइम 10 मिनट बिहाइंड है उससे। तो गोल्ड वॉच का टाइम कितना हो जाएगा हमारा? 15:40। वहीं दूसरे स्टेटमेंट में बता रहा है कि छोटी सिल्वर घड़ी और गोल्ड घड़ी एक ही समय बताती है। छोटी सिल्वर घड़ी गोल्ड एक ही समय बताती है, तो ये 15:40 कौन बताएगा? तो जो स्मॉल सिल्वर वॉच है वो गोल्ड वॉच के बराबर समय बता रही है, तो उसमें भी 15:40 बज रहा होगा। तो ये कुछ हो गया यहाँ पर। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है कि ब्रॉन्ज वॉच जो है वो 5 मिनट क्या है? आगे है स्मॉल सिल्वर वॉच से। तो हमको स्मॉल सिल्वर वॉच जो है 15 बजा है, इसको 5 मिनट आगे कर दिए तो 15:45 यहाँ पर हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर आपको पीछे ले जाकर के दिखाना चाहें तो पीछे हम लोगों ने ऑप्शन डी में इसको पढ़ा था। ये ऑप्शन डी में हमने देखा था, यही था कि ब्रॉन्ज वॉच जो है वो 15 मिनट का समय बताती है, 15:45 बजा रही है। तो इस कारण से आपको थोड़ा सा वो स्टेटमेंट और इन चीज़ों को रिलेट करके इस प्रकार के सवालों को बनाना है। बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, थोड़ा टाइम टेकन होता है। हम इस वीडियो में ज़्यादा समय ले रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं। बाकी अगर इसको प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे तो ये मुश्किल से 30-40 सेकेंड बहुत हो गया, उतना में आप एकदम एक्यूरेट आंसर निकाल लेंगे। अगला जो सवाल आपको देखिए ये दिया है, ये आपका ब्लड रिलेशन से है। कल भी पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसको देखा है कि ब्लड रिलेशन के सवाल आपको, और ये ऐसे सवाल है, ये ऐसे टॉपिक हैं जो 100% इनकी संभावना है आपके एग्जाम में पूछे जाने की रहती है। तो सिंपल सा इसको देख लेते हैं। तो कहता है, हमने कल भी बताया था कि इसको रिलेशन अपने ऊपर बैठाना है, पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था, तो हम उसको अपने हिसाब से बैठाते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट करता है, यदि ए बी का भाई है तो ए और बी का संबंध क्या है? ए की तरफ तीर करके हम लिख देंगे कि ये क्या है? ये भाई है। फिर बोलता है बी सी का बेटा है, तो हम फिर जो है बी की तरफ तीर कर दिए और सी को यहाँ लिख दिए और बी हो गया इसका बेटा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है डी ई की पत्नी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है डी को लिख देते हैं और एक लाइन खींचते हैं, ये इसकी तरफ हो, ये ई की क्या है? पत्नी है, सिंपल। और आगे बोलता है तो ई बी से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर ई का संबंध और बी का संबंध पूछा गया है। ई का संबंध और बी का संबंध पूछा गया है। तो कहीं पर सी और डी का संबंध दिया है, दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है, जो छूट गया हमारा। सी जो है वो डी की बेटी है, तो हमने यहाँ डी को यहाँ लाया और ये बेटी हो गई। अब हमारा सारा संबंध बन गया। अब हमको इसका जो है संबंध, ई का संबंध दिखाना है किससे? बी से। तो सीधी सी बात है, अब ई की जगह पर आप अपने आप को रख लीजिए, ठीक है। आप
अपने आप को रख लीजिए। जैसे ही आप अपने आप को रखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे? ये आप हैं, आपकी पत्नी हो गई, और आपकी पत्नी जो है वो पत्नी की जो है वो किसकी, वो है डी, और आपकी पत्नी जो है वो बेटी है सी की, और सी का जो है बेटा यहाँ पर बी है। तो सीधी सी बात है ई और बी का संबंध जो है यहाँ पर अगर देखें तो मैटरनल की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये इस तरफ रहेगा नहीं, दादी की तरफ का कोई रिलेशन नहीं होगा। ये अगर होगा भी तो मैटरनल की तरफ का रिलेशन होगा, और आंसर हमारा हो जाएगा मैटरनल ग्रैंडफादर। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है, और ऐसे ही आपको धीरे धीरे ध्यान दे करके सवालों को जब हल करेंगे तो आसानी से ये सवाल हल हो जाता है। आगे चलेंगे हम लोग तीसरे पर। ये स्टेटमेंट, फिर वही बात है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला, कथन और निष्कर्ष पे ये सवाल है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको साइलोलिज्म के तौर पर भी बना लेते हैं। साइलोलिज्म के तौर पर क्यों बनाएंगे कि एक पिक्चर हम लोग एज्यूम कर लेंगे और उससे फिर हम इसको आंसर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कोई भी तार पिन नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक गोला बना रहा हूँ। ये गोला हमारा हो गया पिन का, और ये गोला हमारा हो गया तार का। तो ये एक संबंध बताता है, क्योंकि दोनों में कोई संबंध नहीं है। बोलता है कोई भी तार पिन नहीं है, लेकिन अगला जो स्टेटमेंट है वो बोलता है कुछ पिन मग है। तो ऐसे भी बन सकता है कि यहाँ पर कुछ पिन जो है वो मग है, लेकिन एक साइलेंट ये भी बता रहा है तार के साथ तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसे भी अगर हम इसका पिक्चर बनाएंगे तो भी ये हम कह सकते हैं कि कुछ पिन जो है वो मग है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। कहता है सभी मग के तार होने की संभावना है। सभी मग के मग ऐसे भी हो चाहे ऐसे भी हो, किसी भी कंडीशन में नहीं। यहाँ पर भी थोड़ा सा ही हो सकता है और यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब कि पहला निष्कर्ष पूरी तरीके से गलत है। लेकिन दूसरा जो है कुछ मग तार नहीं है, कुछ मग तार नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो भी ऐसा है कि सभी मग तार नहीं है, लेकिन इस वाले पिक्चर में भी इतना सा भाग जो है ये तार में नहीं आ रहा है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही हो सकता है। इस स्टेटमेंट में कंक्लूजन निकलता है। तो ऑप्शन पूछता है ना तो एक निष्कर्ष सही है और ना ही एक दो, तो ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक, ये तो करता ही नहीं है। दोनों निष्कर्ष नहीं कर रहा है, तो आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, इसको आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो बहुत आसानी से जल्दी जल्दी कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है ये आपको पिक्चर वाला सवाल आता है। इसमें आपको आकृति दी गई, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई संबंध है, और उस संबंध के अनुसार से ये पूछता है कि दिए गए आकृति श्रृंखला में अगली कौन सी आकृति होगी। मतलब ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो पिक्चर को अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो खेल है सिर्फ, आपको देखिएगा पूरे पिक्चर में ये जो भरा हुआ पार्ट है, इस भरे हुए पार्ट पर ध्यान दीजिएगा। पहले ये यहाँ पर था, अब क्या हुआ, एक खंदा, दो खंदा, तीन खंदा छोड़ करके ये जो है चौथे खंदे में यहाँ पर आ गया। समझ गए? अब फिर क्या हुआ, यहाँ से ठीक उलट गया 180 डिग्री और ये यहाँ पर पहुँच गया, 180 डिग्री उलट गया। अब यहाँ से फिर क्या किया, एक खंदा, दो खंदा, तीन खंदा छोड़ के यहाँ पर आ गया। तो इसके बाद फिर क्या होगा, ये 180 डिग्री उल्टेगा, तो 180 डिग्री इसमें उलट गया तो ये यहाँ पर आ गया। अब फिर जो है यहाँ से कैसे चलेगा, फिर यहाँ से जो है एक, दो और तीन खंदा छोड़ के यहाँ पर ये मिल जाएगा। अगली आकृति यहाँ होगी। तो अब ऑप्शन में देखें हम, तो अगली आकृति में थोड़ा सा ध्यान देखेंगे तो एक तो ये वाला हमारा पिक्चर यहाँ पर हो जाता है और एक आपको यहाँ वाला पिक्चर हो जाता है। समझ गए? और ये यहाँ वाला भी पिक्चर हो जाता है, ये हमारा छट गया। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस आकृति में ये चीज़ भी घूम रहा है, ये वाला चीज़। तो इसको भी अगर ध्यान से आप देखते जाएंगे यहाँ पर, तो उसके हिसाब से जो है ये वाला यहाँ पर जो है सही बैठता है, क्योंकि पहले यहाँ था फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर जो है इस कोने में गया, इस कोने से फिर जो है इस कोने में आया, और इस कोने में आने के बाद फिर वो यहाँ पर आया। तो फिर इसी अनुसार जो है वो
लेफ्ट में 3 बार घूम जाएगा यहाँ से, तो 1 2 3 यहाँ घूम गया, तो हमारा आंसर में भी ए हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपको सवालों को देखना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा आंसर जो है ए हो जाएगा। तो ये क्या कुछ नहीं है, ये आपके आंखों का जंबल है, जंबलिंग करता है, आपको देखना है कि कौन से सिस्टम क्या कुछ बन सकते हैं। और ये पिक्चर जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको हेजी दिख रहा होगा। हेजी दिखने का एक कारण है क्योंकि ये कॉपी पेस्ट किया गया है, तो आपके यहाँ से हेजीनेस आ गई है, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमने आपको जो समझाने का प्रयास किया है वो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो अगला जो सवाल हमारा यहाँ पर है वो है कार्ड वाला। ये राउंड टेबल सिस्टम इसको बोलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल इसको बोलते हैं। इसको किसको बोलते हैं? ये सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल। और ये सवाल ना काफ़ी ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी इस मामले में होते हैं कि आपको दिखता बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन आप स्टेटमेंट को फॉलो करते जाएंगे और एक बार अगर सही बैठ गया तो सब कुछ सही हो जाता है। तो इसमें देखता है, कहता है कि 5 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, ABCDE, ठीक है, और उनके संबंध में 1 2 3 कथन दिए गए, और उन 3 कथनों के आधार पर आपको ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी कार्ड्स डज बी हैव, मतलब आपके सेंटर में हमेशा बी का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना, बी का रिलेशन होना चाहिए। और अगर हम आंसर सिर्फ इसका देख ले पहले, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है वो मैं अगले स्लाइड में इसको थोड़ा सा डिटेल वाइज देखा हूँ, तो डिटेल से आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको स्टेटमेंट पांचों डिकोड करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है यदि बी ए को 3 कार्ड देता है तो बी के पास ई के बराबर कार्ड हो जाएंगे। तो हमने बी से 3 कार्ड माइनस किया तो वो ई के बराबर हो गया। ये मेरा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यदि ए बी को 3 कार्ड देता है तो बी के पास डी के बराबर कार्ड हो जाएंगे। मतलब यदि ए बी को 3 कार्ड देता है तो बी के पास अगर 3 कार्ड जुड़ जाता है तो वो डी के बराबर हो जाएगा। फिर बोलता है यदि ए और बी के पास कुल कार्ड इज इक्वल टू डी और ई से 10 अधिक कार्ड, मतलब ए और बी के कार्ड को मिला दें तो वो डी और ई के 10 कार्ड अधिक रहता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट बोलता है। चौथा स्टेटमेंट कहता है बी के पास सी से 2 कार्ड अधिक है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी से 2 कार्ड अधिक। और पांचवा स्टेटमेंट सिंपल है कि टोटल कार्ड की संख्या 133 है, मतलब चाहे ए बी सी डी और ई यही 5 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, इन पांचों के कार्ड को मिला दे तो 133 कार्ड हो जाता है। इस 5 स्टेटमेंट में अब हमसे पूछा गया कि बी के पास कितने कार्ड हैं, तो हमेशा हमको बी के रिलेशन में इसको लाना है। मतलब अगर यहाँ पर बी यहाँ है और अगर हम ए का वैल्यू बी के माध्यम से, सी का भी बी के परिप्रेक्ष्य में और डी का भी बी के परिप्रेक्ष्य में निकाल ले इन सब का, तो हम आसानी से इसको हल कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो अगले स्टेप में आप देखेंगे तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट जो है ए प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ई प्लस 10 है। तो उस स्टेटमेंट में हमने क्या किया कि a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ d की वैल्यू रख दी b प्लस 3। कहाँ से मिला, तो यहाँ पर है d की वैल्यू b प्लस 3 और e की वैल्यू हमने लिखा b माइनस 3। वो कहाँ है, तो मेरे पास पहले स्टेटमेंट में है। हमने जैसे ही इसको रखा इस वैल्यू को और प्लस 10, तो हम हल करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2b प्लस 10 आ गया, क्योंकि ये 3 से 3 कट जाएगा और a बराबर हो जाएगा b प्लस 10। मतलब हमने a की वैल्यू भी b के परिप्रेक्ष्य में निकाल ली, जो यहाँ हमको रखना है। b तो b है ही, और c की वैल्यू हमारे पास जो है b के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर है ही, और फिर हमारी e की वैल्यू b के परिप्रेक्ष्य में है ही, d की वैल्यू हमको यहाँ पर b के परिप्रेक्ष्य में है ही। तो सिंपल सा अब हमारा a का वैल्यू निकल गया, तो हमको इस स्टेटमेंट में सबकी वैल्यू रख दी। हमारा a इज इक्वल टू क्या हो गया, b प्लस 10 जो हमने यहाँ निकाला, वहीं b इज इक्वल टू तो b होता ही है, c इज इक्वल टू b माइनस 2 हो गया। कहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखा है। ये b इज इक्वल टू c प्लस 2 है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस 2। तो इसको यहाँ पुट कर दिया, और d की वैल्यू b प्लस 3 है क्योंकि ये यहाँ लिखा है, और e की वैल्यू b माइनस 3 है, वो यहाँ लिखा है। इज इक्वल टू 133 जोड़िए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 10 है, 10 में से 2 घट जाएगा 8, 8 में फिर 3 जोड़ जाएगा 11, और 11 में 3 घट जाएगा तो हमारा जो है 8 हो जाएगा। इज इक्वल टू 133
तो 5b इज इक्वल टू 133 माइनस 8 इज इक्वल टू 125, तो b इज इक्वल टू 125/5। अगर हम इसको कटा देंगे तो हमारा 25 जो आंसर था यही आ जाता है। तो ऐसे सवाल जो है आपको दिखने में बड़े लगते हैं, हवा क्रिएट होता है एग्जामिनेशन हॉल में। जो एग्जामिनर है वो परेशान हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, काम गड़बड़ हो जाता है, परीक्षार्थी गड़बड़ कर बैठते हैं। अगला सवाल है आपका, ये डाइस से है, पासा। डाइस से सवाल पूछा गया है, पासा। जब किसी पासा को ओपन करते हैं तो वो इस फॉर्म में खुलता है। बस इसमें बोलता है कि ये इसको जोड़ेंगे, जोड़कर अगर हम पासा बनाते हैं तो वो कैसा रूप लेगा, ठीक है, कैसा रूप लेगा। तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि ये पहले इधर मुड़ता है, ठीक ना, यहाँ खड़ा हो जाता है, फिर ये 2 बार मुड़ता है, ये यहाँ पर खड़ा होता है और ये ऊपर जाके बैठता है, समझ गए। तो यहाँ फिर ये जाता है, इसके साथ बैठ के खड़ा होता है, फिर ये यहाँ खड़ा होता है और ये ऊपर आके बैठ जाता है, तो लास्ट में ये ऊपर आता है। तो यहाँ पर अगर जहाँ पर भी ये 3 तीर दिखेगा आपको, ऐसे तीर दिखेंगे, मैं यहाँ बना देता हूँ, जहाँ पर आपको ऐसे वाला 3 तीर दिखेगा वही इसका आंसर हो जाएगा ऊपर में, समझ गए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे नहीं है 3 तीर, नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर 3 ये दिख रहा है त्रिभुज, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो आंसर हमारा D हो जाएगा। तो इस तरीके से पासा वाले सवालों को हल किया जाता है। इसको भी हम लोग डिटेल में अपने पूरे सीरीज में आगे चल करके देखेंगे। अगला सवाल है, ये भी वही है, आपको सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल है। सिटिंग अरेंजमेंट से करना क्या क्या है, वही खेल खेलना है जो हम पीछे खेले थे, जैसा बोला वैसा काम करते जाएंगे। तो हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टेटमेंट है। इन 7 स्टेटमेंट को हम जैसे ही हल करते जाएंगे तो इसमें एक ही स्थिति को पूछा है, कहाँ पर है, तो इसमें अगर हम पहले ही आंसर देख ले उसके बाद हम इसको हल करेंगे तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी आ जाता है, बी और सी के बीच में। कैसे आता है, तो सिंपल सा पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमारे पास ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या, ए बी सी डी और ई एक बेंच पे बैठे हैं लेफ्ट टू राइट। तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर बना देता हूँ, ये एक बेंच है, ठीक है, इस बेंच में ये लेफ्ट हो गया, यहाँ से, ठीक है, लेफ्ट है, ये राइट है, हमने लिख दिया। अब इसको 5 कर दें, 1 2 3 4 5, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 आदमी बैठ गए। तो इसको जो है हम मिटाना पड़ेगा हमको थोड़ा सा। एक बार मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, इसको इरेज करके दोबारा से मैं फिर बैठाता हूँ, तब पता चलेगा कि ये एक बेंच हो गया हमारा। इस बेंच पे हमको A B C D E और ये लेफ्ट से राइट है। बस अगला स्टेटमेंट देखिए, ई बेंच के बाएं छोर पर है, ई बेंच के बाएं छोर पे, तो सिंपली बोल दिया कि ई जो है बेंच के बाएं छोर पे है। फिर बोलता है ए और सी साथ साथ बैठे हैं, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन हमारा बोल रहा है, ई बेंच के बाएं छोर पर है और सी दाएं छोर से दूसरा है। यहाँ पर बोल रहा है सी बेंच के दाएं छोर से दूसरा है, तो हम दाहिने छोर से दूसरा पर सी को बैठा दिए, ठीक है। ये 2 कंडीशन मेरा फुल हो गया। तीसरा बोलता है ए और सी साथ साथ बैठे हैं, ए और सी साथ साथ बैठे हैं, तो यहाँ कैसे बैठेगा, तो यहाँ पर हम कंफर्म नहीं करेंगे, ए यहाँ भी बैठ सकता है और ए यहाँ भी बैठ सकता है, क्योंकि दोनों में सी का साथ इसका रहेगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। आगे फिर क्या होगा, अगला स्टेज में बोलता है ए बी और ई दोनों के दाएं बैठा है, बोल रहा है ए बी और ई के दाएं बैठा हुआ है, समझ गए। तो अगर हम यहाँ पे बी लिखेंगे तो फिर बैठने का जगह ही नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बी को कर दें तो बी और ई के दाहिने में ए यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ए सेट हो गया और इसके बाद जो क्या बोलता है, बी ए के दाएं खाली दाएं स्थान पर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है सी डी के बाएं बैठा है, सी जो है वो किसके, डी के बाएं बैठा है, तो यहाँ पर हमने डी रखा, ये इसके बाएं बैठ गया।
ए का यहाँ पर स्थान हो गया, और लास्ट में बोलता है डी ई के साथ नहीं बैठा है, तो ई यहाँ बैठा है और डी यहाँ बैठा है, साथ तो नहीं बैठा है, मेरा इक्वेशन बन गया। तो अब पूछा गया था ए का स्थान, ए का स्थान। तो आप जब ये वाला जो चित्र बन जाएगा ना, ऐसा चित्र आप अगर बना लेते हैं तो कोई भी सवाल इस बेस पर, कोई भी सवाल अगर आपको इस बेस पे पूछा जाता है तो आप उसको सही सही हल कर लेंगे। तो यहाँ आपको ए का पोजीशन पूछा है तो बी और सी के बीच में बैठा है, तो बी और सी के बीच में ए बैठा है, यहाँ निकल गया। अब इसी में आपको सवाल पूछ दे कि बी कहाँ बैठा है, बी कहाँ बैठा है, तो ये आप बता सकते हैं ई और ए के बीच में बैठा है। यहीं पे आपसे सवाल पूछ दे इसकी जगह पर कि डी कहाँ बैठा है, तो डी सबसे दाहिने बैठा है। ठीक है, यहीं पर आपसे सवाल पूछ दे कि ई जो है किसके बाईं ओर बैठा है, तो ई जो है वो बी के बाईं ओर बैठा है। तो इसी प्रकार से ऐसे सवाल बनते हैं, एक ही स्टेटमेंट देके 3-4 सवालों को भी हल कराया जा सकता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डिकोडिंग आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम टेकन चीज़ होता है, लेकिन एक बार अगर ये पिक्चर बन गया आपका सही स्टेटमेंट के अनुसार, तो आप समझ जाइए कि 100% आप जो है रिजल्ट लेकर के आ जाएंगे। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं और उसको ध्यान देना है। आगे अब देख लेते हैं अगला सवाल। यह है स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला सवाल है। कहता है कंपनी इस तिमाही में पिछले की तुलना में 15% लाभ में वृद्धि दर्ज करती है, हालांकि बिक्री की मात्रा सेल्स वॉल्यूम लगभग समान रही। प्रबंधन इस लाभ वृद्धि का श्रेय लागत में कटौती, कॉस्ट कटिंग और परिचालन ऑपरेशनल्स में सुधार को देता है। निष्कर्ष में पूछता है कंपनी ने इस तिमाही में उत्पादों को ऊंचे दाम पर बेचा। दूसरा देता है कंपनी ने प्रभावी रूप से लागतों में कटौती की। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है? नहीं, दोनों नहीं करता, क्योंकि कहीं पर भी हमको ऊंचे दाम में बेचने के बारे में बात नहीं की गई है स्टेटमेंट में। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ये भी हो सकता है। कहता है न तो निष्कर्ष 1 न ही 2, ऐसा नहीं होगा, और केवल 1 अनुसरण करता है, शायद ये भी नहीं होगा। तो अगर हम आंसर देखें तो ऑब्वियसली हमको बी दिख रहा है अगर पहली बार में देखें तो, और ऑब्वियसली ये बी ही जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि इस स्टेटमेंट का जिक्र नहीं है। तो और इस स्टेटमेंट का जिक्र है कि हमने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की है हमारे उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो देखिए कितने आसानी से सवाल हल हो जाते हैं। ये सवाल दिखते बड़े हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से पढ़ने की आदत डालेंगे, टेलीग्राम वाला मेथड छोड़ेंगे, तभी आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। अब लास्ट सवाल जो है आज के इस वीडियो का, उसको हल कर लेते हैं। ये इसको कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। इस चैप्टर को अगर देखें तो कोडिंग डिकोडिंग भी कहा जाता है, और इसको भी आप 5 स्टार लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, आपके आगामी परीक्षा में सवाल इससे रहेंगे। कहता है कि पिट ना सन मीन्स ब्रिंग वाटर। 4 स्टेटमेंट दिया है, ये चारों स्टेटमेंट है। उस चारों स्टेटमेंट को डिकोड करके आपको ये बताना है कि इज के बदले कौन सा शब्द आने वाला है इसमें से। ठीक है, तो सिंपली हम इसको डिकोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर तो इसका बी होगा, लेकिन कैसे होगा वो देखिए। आपको 3-4 स्टेटमेंट दिया, पिट ना सम ब्रिंग मी वाटर, ना जो टोड अ वाटर इज लाइक, TUB टब ऑड पिट गिव मी ट्वाई, जो ओनली, ये दिया हुआ है। तो अगर पहले दोनों स्टेटमेंट में देखें तो सेंटेंस 1 और 2 में जो है हमारे पास कॉमन कोड आ गया N और कॉमन वर्ड आ गया वाटर, मतलब हमारा Na इज इक्वल टू वाटर निकल गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखें तो 2 और 4 को, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पर भी लाइफ है, यहाँ पर भी लाइफ है। अगर उसको डिकोड करते हैं तो जो का मतलब जो है वो लाइफ निकल जाता है, तो हमारा जो इज इक्वल टू लाइफ निकल गया। अब जाकर के जो है अगर हम भर दें सिंपल सा, किस में हमको इज निकालना है ना, तो इज किस में है, दूसरे स्टेटमेंट में है, वाटर इज लाइफ दूसरे स्टेटमेंट में है। तो वाटर का डिकोड हम क्या कर दिए, Na कर दिए, और लाइफ को क्या कर दिए, जो कर दिए। तो इसमें तीसरा वर्ड जो बड़ा वो क्या बचा, TOD बचा, तो इज का जो है क्या हो जाएगा, TOD हो जाएगा।
वेरी सिंपल, बड़े आसान सवाल होते हैं ये। तो इस प्रकार से आप जो है जब देखेंगे ना और जो लगाने के बाद तो TOD का जो है वो इज आ जाएगा और बड़े आसानी से आप इसको हल कर लेंगे। तो ये तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। आप ही के डिमांड पर जो है लाइव क्लासेस ज्वाइन बटन पे शुरू किया गया है। अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास अटेंड करना तो आप इसमें RPF रूल 70-72 वाला जो ASI है ये यूट्यूब के चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होकर के आप क्लास कर सकते हैं बड़े अच्छे से, क्योंकि जब यहाँ पर आप क्लास करेंगे तो आपको कंपल्सन होगा चीज़ों को पढ़ने का, और आप ना चाहते हुए भी सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप हमारी क्लासों को अटेंड करते रहेंगे आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और फिर जब एक कदम कहते हैं द फर्स्ट स्टेप इज़ अ वेरी हार्ड टुवार्ड्स योर गोल, पहला कदम गोल की तरफ हमेशा मुश्किल होता है। अगर वो पहला कदम आप उठा लेते हैं तो गोल आपके चरणों में होता है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसी संदेश के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, ज़िंदगी में मस्त हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।